अगर मैं एसबीआर से रिगार्डिंग डिस्कशन करूं तो देखें, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, आई होप यू ऑल आर लेट्स से डन विद योर स्किल लेवल जो आपका है वो कंप्लीटेड होगा, राइट? या अगर आपका कोई पेपर रहता होगा तो उसका रिजल्ट आने वाला हो। ये जो पेपर है स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का, सबसे पहले तो आप इस पेपर के पर्पस को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद हम जाते हैं कोर्स कंटेंट पे, और उसके बाद हम जाते हैं पेपर पैटर्न पे, या लेट्स से हमें इसके लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसबीआर में इस पेपर का पर्पस देखें। आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे बैठे हो, स्ट्रेटेजिक लेवल पे बैठे हो, एंड यू हैव टू डिसाइड। जब बात हम करते हैं रिपोर्टिंग की, रिपोर्ट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एनुअल अकाउंट्स बनाना, जो आपकी कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, द वर्ड स्टेक होल्डर्स, जिसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स आ गए, इन्वेस्टर्स आ गए, लेंडर्स आ गए, कस्टमर्स आ गए, सप्लायर्स आ गए, गवर्नमेंट आ गई, टैक्स अथॉरिटीज आ गई, जनरल पब्लिक आ गई। सारे स्टेक होल्डर्स कहीं ना कहीं आपकी कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है। स्टेक होल्डर, दे हैव अ स्टेक। नाउ दे आर इंटरेस्टेड हाउ यू आर परफॉर्मिंग, व्हाट इज योर पोजीशन, व्हाट इज योर फ्यूचर, व्हाट आर द कैश फ्लोज यू आर हैविंग। एज ए ऑनर दे वांट टू नो व्हाट इज द जो उनके अकाउंट्स में, उनके कैपिटल में चेंज क्या आ रहा है। तो आपका काम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना रिपोर्ट्स की फॉर्म में। अब स्ट्रेटेजिक लेवल पे जब आप बैठे हो ना, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, तो जो स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, देखिए आपके बेसिक जो ट्रेनी अकाउंटेंट वाला काम है ना, फाउंडेशन लेवल एसीसी में से। फिर आप मैनेजर लेवल तक का काम या मीडियम जो लेवल तक का काम है वो आपको स्किल्स में सिखाया। बाय वर्ड स्ट्रेटेजिक मीन सीनियर लेवल पे आप। अब आपको मसले मसाइल को डिफरेंट लेट्स से पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक जूनियर आपके पास अकाउंटिंग इश्यू लेके आएगा, यू हैव टू रिजॉल्व दिस। या मे बी आप एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट किसी के काम कर रहे होंगे, उन्हें अकाउंटिंग नहीं आ रही होगी, आप सिखा रहे हैं। सीनियर लेवल का काम है। एंड इट्स नॉट जस्ट ओनली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, वो तो जूनियर लेवल तक का काम है। अब आपने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ मसले मसाइल थे, उनको हल, एंड काम आपका है। तो इस पेपर के अंदर रियल लाइफ केसेस है, रियल लाइफ केसेस है, रियल लाइफ एक पेपर है। रियल लाइफ में जो सीनियर लेवल पे फाइनेंशियल एडवाइजर, या जो जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बैठा होता है, उस लेवल तक के क्वेश्चन है। आप जूनियर काम करके आएगा, आपको उसे एडवाइस करनी पड़ेगी। मे बी ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, या मे बी ही इज डूइंग नॉट अकॉर्डेंस विद लेट्स से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो यू हैव टू एडवाइस। समटाइम आपको वर्ड लिखेगा, एडवाइस एंड करेक्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इट मीन कि देयर इज ऑलरेडी समथिंग हैज बीन डन, यू हैव टू गिव योर ओपिनियन। अच्छा, समटाइम मे बी वो मिस्टेक हो ही ना, इट इज जस्ट कि आपने डिस्कशन करनी हो। तो सीनियर लेवल का काम है, एक रियल लाइफ केस है कि आपके जूनियर काम कर रहे हैं, उन्हें अकाउंटिंग के इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, सिर्फ एक ये मसला नहीं देखना, एज ए स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपने ये भी देखना है कि बात को प्रेजेंट कैसे करना है, इन्वेस्टर्स को या यूजर्स को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है जो उनकी डिसीजन मेकिंग में उन्हें हेल्प करे। राइट, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर्स एज वेल थ्रू रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट के अंदर कौन सा कंटेंट देना है, किस चीजों का क्या क्या इंपैक्ट है, और अकाउंटिंग के अंदर जो आप यूं कह लो टेक्निकल एरियाज हैं, आप उन्हें कवर कर रहे हो। एग्री? तो ये एक एसबीआर का पेपर है। रिपोर्ट्स बनाना इसमें सब कैलकुलेशन नहीं है। आई रिपीट, कैलकुलेशन आर सपोर्टिंग। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, एज ए अली आप मेरे पास आए, सर मुझे ये IFRS 15 का ना ये एरिया नहीं समझ आ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करते करते हो सकता है 7 नंबर्स बताऊं कि अच्छा 30 को पीएनएल में लेके जाना, 20 को इधर लेके जाना। ऑल्दो मेरा पर्पस आपको गाइड करना, एक्सप्लेन करना। राइट, यू आर गेटिंग द पर्पस, कि पर्पस इज जस्ट कि कैलकुलेशंस आर वन थिंग, इट इज ऑल अबाउट कि यू आर स्ट्रेटेजिक लेवल में आप कैलकुलेशंस कम परफॉर्म करते, कैलकुलेशन आपका जूनियर परफॉर्म करता है, यू हैव टू गिव देम योर ओपिनियन। एग्री?
सर एसबीआर का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपके कैरियर पर्सपेक्टिव से। बहुत सारा एसबीआर का कंटेंट इंटरव्यूज में पूछा जाता है। एसबीआर जितना आपका तगड़ा तैयार होगा, उतना आपका ट्रिपल ए, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, डायरेक्टली लिंक्ड है एसबीआर से। एफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रांग हो तो ऑडिट एंड एश्योरेंस में हेल्प होती है। एसबीआर आपका स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड होगा तो ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर जो टेक्निकल एरियाज होते हैं अकाउंटिंग के, वो आप कवर कर लो। एंड आई थिंक ये बात आपको भी बेसिक पता है कि जिसकी अकाउंटिंग स्ट्रांग होगी उसे ऑडिट में इतना मसला नहीं आता। क्योंकि ऑडिट क्या है? रिपोर्ट्स को चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना। एंड अज्यूमिंग, जस्ट इमेजिन कि इफ यू आर वेरी गुड एट अकाउंट्स, तो ऑटोमेटिकली योर ऑडिट वर्क विल बी इजी। आपको पता है कि व्हाट इज द ऑडिट रिस्क, पता होगा कि प्रोसीजर क्या लगाना है। ओके, तो सर अब आते हैं कि इसके अंदर कोर्स कंटेंट क्या है। देखें, सबसे पहला मसला, जब आप जूनियर लेवल पे होते हो तब भी आपको एथिक्स पढ़ाई जाती है। एथिक्स एक यूं समझो कि अंडरपिन एक कॉन्सेप्ट है जो आपने हमेशा लाइफ में कैरी करना ही करना। तो पहली चीज तो एथिक्स सिखाई जाएगी। एथिक्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट है रिपोर्ट्स पे। मैं आपको बताता हूं। अज्यूम करो आप तीनों फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो। आप तीनों, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या क्लास में जो भी हम 5-6 लोग हैं, हम सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में। हमारी कंपनी की रेमुनेशन पॉलिसी है, दे आर गोइंग टू पे बोनस, दे आर गोइंग टू पे बोनस ऑन प्रॉफिट बेस्ड। तो अब मुझे बताओ, क्या हम अपनी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रख पाएंगे? हम अकाउंट्स बना रहे हैं, हम जानबूझ के कोई ना कोई प्रॉफिट्स को, हो सकता है अनइंटेंशनली, इंटेंशनली समटाइम, प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसी इनकम जो अगले साल रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, मे बी हम पहले रिकॉर्ड कर दें। ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी रिकॉर्ड होने चाहिए, अंडर स्टेट कर दें या अगले साल रिकॉर्ड कर दें जानबूझ के। क्योंकि अगले साल हो सकता है आप उस डिपार्टमेंट में हो ही ना, आपका बोनस मिल गया, अगले साल जो आएगा उसको मसला मसाइल होगा। इसको कहा जाता है अगेन मैनिपुलेटिंग द बुक्स, या कुकिंग द बुक्स का कॉन्सेप्ट है, विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। तो एथिक्स एक बहुत बड़ा इशू है। एथिक्स एक एरिया तो एथिक्स है। सेकेंडली, आपको पता है अकाउंटिंग के अंदर, दुनिया के अंदर अकाउंटिंग को रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क्स बनाए गए। एक है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, एक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आपको पता है ना, अकाउंटिंग को रेगुलेट करने के लिए, मीन अकाउंटिंग में नई दुनिया में नए स्टैंडर्ड कैसे बनाने हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना दिया। आईएफआरएस फाउंडेशन, आईएएसबी बोर्ड, एडवाइजरी काउंसिल, इंटरप्रिटेशन कमेटी, इनका काम है अकाउंटिंग की रेगुलेशंस को देखना कि नई डेवलपमेंट्स या एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट्स में चेंजेस कैसे लाने। लेकिन जब भी ये नई डेवलपमेंट्स या एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट चेंजेस आते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स, एसेट्स की डेफिनेशन क्या है, रेलिवेंस क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, कॉन्सेप्ट्स कहां से उठाने हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर अकाउंटिंग की जनरल गाइडलाइंस है। और हम आईएफआरएस जो फॉलो करते हैं, ये है ही क्या नाम है, प्रिंसिपल बेस्ड, रूल बेस्ड नहीं है। तो इसलिए एक तो ये एरिया है। थर्ड, आपके पास बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मैं जरा इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा 2 मिनट समझ। लेट्स से आई एम अ नेस्ले लिमिटेड कंपनी, या लेट्स से आई एम फॉर एग्जांपल बिग टॉप में कोई मोटर, कोई सुजुकी लिमिटेड कंपनी है। तो एज ए सुजुकी लिमिटेड, आई हैव अ मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मशीन्स। टेंजिबल है, आईए 16। वो जो टेंजिबल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, वो मैं लोन लेके लिए हैं, बोरोइंग कॉस्ट आईएस 23। फिर मैंने वो लोन लिया हुआ है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, आईएफआरएस 9। बहुत सारे प्लांट हमारे लीज पे हैं, आईएफआरएस 16। बहुत सारी गाड़ियां बनी हुई हैं, बेचनी है, इन्वेंट्री, आईएस 2। बहुत सारे हमारे मिस केसेस हुए हैं, अनसर्टेनिटी, आईएस 37 प्रोविजन। हम अकाउंट्स बनाते हैं जनवरी से दिसंबर, दिसंबर के बाद कुछ इवेंट्स हुए हैं, आईएएस 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। फिर हमें बहुत सारे एस्टीमेट लेने पड़ते हैं, बहुत सारी पॉलिसी बनानी पड़ती है, आईएएस 8। फिर आपको पता है बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के अंदर फेयर वैल्यू की बात होती है, आईएफआरएस 13। फिर एज ए होंडा लिमिटेड, आई हैव आल्सो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, आईएएस 14।
तो मैं जस्ट आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ कि कंपनी के मल्टीपल ट्रांजेक्शन होंगे, उन ट्रांजेक्शन को अकाउंट पर कैसे करना है, उसका अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हर स्टैंडर्ड का अपना स्कोप। अच्छा, फिर एज ए टोयोटा लिमिटेड या एज ए होंडा लिमिटेड, आई हैव मल्टीपल लाइसेंसेस, इंटेंजिबल 38। फिर मैं लोगों को शेयर बेस्ड पेमेंट कर रहा हूं, सर्विस भी इंप्लॉय से, बदले में शेयर दे, सप्लायर से चीजें खरीदी, कैश नहीं है, कंपनी के शेयर दे दिए, IFRS 2। फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं, इनके पेरोल की प्रॉपर अकाउंटिंग है। आप मेरे एम्प्लॉइज हो ना, आपको मैं सैलरीज दे रहा हूँ, आपको पेंशन बेनिफिट दे रहा हूँ, रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहा हूँ, इन सारों को कैसे अकाउंट पकड़ना है। फिर पेरेंट और सब्सिडी आपस में ट्रेड कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी, इनको इनकी ट्रांजेक्शन को नोट्स में डिस्क्लोज करना होता है, IS 24। मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रेवेन्यू, IFRS 15। तो मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो कि अप्लाई होते हैं ट्रांजेक्शन को। फिर हमारे कोर्स के अंदर बहुत मजे का एरिया है ग्रुप अकाउंट्स, कंसोलिडेशन। अब इस ग्रुप अकाउंट्स के अंदर वाइड एरिया है। It's not just a parent or subsidiary. There are going to be multiple subsidiaries. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी होंगे, ज्वाइंट वेंचर्स भी होंगे। एक कंपनी को मैं और अनिल मिलकर कंट्रोल करें, ज्वाइंट वेंचर। हमारा किसी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सोसिएट है, हमारा किसी पे कंट्रोल है, सब्सिडरी। फिर आपके कोर्स में फॉरेन सब्सिडरी भी होगी, तो उसको ट्रांसलेट करना होगा कंसोलिडेट के लिए। दूसरा, आपके कोर्स में कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, F7 के लेवल पे प्रॉफिट एंड लॉस सीखी थी कंसोलिडेट करना, फाइनेंशियल पोजीशन भी सीखी थी। अब दो कंपनीज के कैश फ्लो भी कंसोलिडेट है, गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, बहुत मजे के वाइड एरिया डिटेल अकाउंटिंग ग्रुप्स की। फिर जो सबसे क्रिटिकल एरिया है ना, वो इस कोर्स के हैं अदर एरियाज। सर व्हाट डू यू मीन बाय अदर एरियाज? अदर एरियाज के अंदर आपके पास रेशियो एनालिसिस, स्पेसिफिकली इसके अंदर है एपीएम्स। पुराने दौर में ना ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस तरह के रेशियोज। अब इन्वेस्टर, अब शेयर होल्डर, अब स्टेक होल्डर कह रहे हैं सर हमें और ब्रेक डाउन करके दें। एपीएम्स का मतलब है एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर्स। ये बताओ आपके नेट करंट डेट कितनी है, फ्री कैश फ्लो कितने हैं, इस तरह की और चीजें हमें डिस्क्लोज कर। फिर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या है, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या होती है। ये कोर्स के अदर एरियाज है, और भी हैं, मैं इनमें लिखवाऊंगा, लेकिन जस्ट आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे जब बैठे हो ना, तो आपने ये वाली डिसीजन नहीं। ये हमारे कोर्स में कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। ये वाले एरिया आपने कवर करने हैं, क्योंकि यू आर अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टर, you have to decide what things should be reported in the integrated report. What is the integrated report and what will be the content of that report. और इसी तरह इसके अंदर एक एरिया है करंट इशू। करंट इशू में क्या क्या दुनिया में अकाउंटिंग के मसले मसाइल। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग, ये जो इवेंट्स होते हैं, जो फॉर एग्जांपल हेरिकेन हो गया, फ्लड्स आते हैं, इनका अकाउंटेंट की लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है। आप जस्ट इमेजिन करो, आप एबीसी लिमिटेड में काम कर रहे हो, एंड वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्लांट्स, और उस कंट्री में हरिकेन आ गया, कोई फ्लड आ गया, तो अब एज ए अकाउंटेंट, जब भी दुनिया में नई डेवलपमेंट आती है, आप अकाउंटेंट हो सकता है कि कोई प्लांट इम्पेयर हो गया, हो सकता है उस कंट्री में डिमांड कम हो गई हो, उसकी
हो सकता है ईयर एंड के बाद ये चीज हुई हो, आईएएस। हो सकता है आपकी वजह से कोई इन्वायरमेंट में नेगेटिव इफेक्ट, आईएएस 37 प्रोविजन। फिर इसके अंदर करंट इशू में, एक अभी करंट इशू चला है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ये जो सारे एरियाज हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स क्या होते हैं, ये जो इस तरह के एरियाज हैं कि कैसे वो फैसिलिटेट करते हैं फाइनेंस रेज में। असल में हमारा पर्पज है इससे अकाउंटिंग का क्या ताल्लुक, कि इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो ये करंट इश्यूज है, और भी करंट इश्यूज है दुनिया में, स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर बोर्ड ने एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं। तो ये आपके कोर्स का सारा कंटेंट है। पहले मैंने आपको इस पेपर की इंपॉर्टेंस बताई, सेकेंडली मैंने आपको इस पेपर के कोर्स का कंटेंट बताया। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज गोइंग टू बी द पेपर पैटर्न। तो सर पेपर पैटर्न इसका कुछ इस तरह का है। सेक्शन ए, दो क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है 30 मार्क्स का, और इसमें एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। सेक्शन बी, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स। आई थिंक अब आपको नजर आए तो ये देखें 100 नंबर पूरे हो गए। 50 नंबर का ये सेक्शन है, 50 नंबर का ये सेक्शन है, 100 नंबर है। अब जरा प्लीज अंडरस्टैंड करना, क्वेश्चन वन के अंदर एक चीज इंट्रोड्यूस की है, नई इंट्रोड्यूस की है, अभी 1 साल होने वाला है इसको, प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट। क्वेश्चन वन के अंदर कॉन्सेप्ट है प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट का। क्या है ये चीज, मैं आपको बताता हूं अभी। बेसिकली जो क्वेश्चन वन होता है ना, इसमें मेजॉरिटी ग्रुप अकाउंट्स होते हैं। मेजॉरिटी जो एरिया इसमें टेस्ट होता है ना, वो ग्रुप अकाउंट्स का होता है। प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट के अंदर, और फॉर एग्जाम्पल, आप 3 जूनियर अकाउंटेंट हो, आप लोगों ने अपने एक सब्सिडी को खरीदा, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस को आपने कंसोलिडेट करके देखी स्प्रेडशीट। हमने उसमें आपने उसमें कुछ ओमिशन की होंगी, कुछ गलतियां की होंगी, कुछ एरर्स किए होंगे, मैंने उसे करेक्ट करने उस स्प्रेडशीट के अंदर। 10 से 14 मार्क्स, 10 से 14 मार्क्स इसके होंगे। मतलब ये मिनिमम 10, मैक्सिमम ये 14 मार्क्स तक की आ सकती है। इसका मतलब क्वेश्चन वन 30 मार्क्स का है। अगर 50% स्प्रेडशीट के अंदर एरर्स होंगे, ओमिटमेंट्स होंगी, कोई ओमिशन की होगी चीज, कोई गलत लिखी होगी, जैसे कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू को 65 कर लिया, 6 महीने की एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ सेल को जल्दी जल्दी में पूरा लिख दिया, गलती। पर की कैलकुलेशन गलत, इंटर कंपनी डिविडेंड को रिमूव करना चाहती थी, एनसीआई को प्रॉफिट गलत दे दिया, इस तरह और मतलब मल्टीपल मसले बताए थे। कोई चीज लिखी नहीं होगी, या गलत लिखी होगी, या उसको सही से क्लासिफाई नहीं किया होगा। तो आप रियल लाइफ बता रहा हूं अगेन, देखो मैं क्यों ये पेपर रियल लाइफ कह रहा हूं, क्योंकि जूनियर काम करके आता है, सीनियर उसके काम को रिव्यू करते वक्त करेक्ट करता है और फाइनलाइज करता है। तो यही काम है रियल लाइफ में, कि प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट दे रही, व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन, यू आर रिव्यूइंग, जो जो मिस्टेक्स आपको समझ आती जाएगी करेक्ट। 10 इसमें ग्रुप अकाउंट होंगे, क्योंकि 10-14 नंबर का ग्रुप अकाउंट ही करेक्ट होगा। इसके अंदर बाकी डिस्कशन, बाकी तो यही होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी चीज बाकी नहीं। सेकंड क्वेश्चन ये होता है एथिक्स विद अदर सिलेबस ऑफ कोर्स। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन जो टू है, इसके अंदर बेसिकली एथिक्स होती है, प्लस कोर्स के बाकी एरियाज, अदर एरियाज में कोई भी चीज हो सकती है। एथिक्स लाजमी होती है, समटाइम 5 नंबर की होती है, समटाइम 7 नंबर की होती है, समटाइम 8 नंबर की होती है, समटाइम 10 नंबर। मतलब नॉर्मली एग्जामिनर इसमें क्या करता है, एथिकल इश्यूज विद अकाउंटिंग,
फॉर एग्जाम्पल 6 नंबर के लिए 8 नंबर के लिए कहेगा सस्टेनेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, और एज ए डायरेक्टर में भी सस्टेनेबिलिटी को आप इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे, या IS 37 की प्रोविजन बनती है नहीं बनती पहले ये कहेगा, आप बना ही नहीं रहे, अब आपसे वो कहेगा इस ट्रांजेक्शन में एथिकल इश्यूज क्या है, तो आपने आइडेंटिफाई करके एथिक्स के इश्यूज आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि डायरेक्टर बगैर किसी परमिशन के कस्टमर का डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना, कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू, डायरेक्टर कह रहे हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट नहीं शेयर करनी तो उसके साथ ट्रांसपेरेंसी का इशू, जानबूझ के इनकम रिकॉर्ड ही नहीं होनी चाहिए, फिर भी डायरेक्टर फोर्स करा रिकॉर्ड करो, ऑब्जेक्टिविटी बायसनेस ला रहे, तो ये इशू आइडेंटिफाई किए, इनका इम्पैक्ट इनका एक्शन भी लिखना है आप, एक्शन क्या होगा, इफ यू आर अकाउंटेंट तो आप अपने डायरेक्टर को डिस्कस करोगे सर ये गलत है, अगर डायरेक्टर आपको फिर भी फोर्स कर रहा है तो आपको दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ऑडिट कमेटी वगैरह उनसे डिस्कस करें, फिर भी मसला आपका रिजॉल्व नहीं होता, फिर आप अपनी प्रोफेशनल बॉडी से KCC किस तरह हम टेक्निकल डिलेमा में फंसे हुए क्या करना चाहिए, फिर भी मसला नहीं हल होता तो आपको डिजाइन करना चाहिए। समझाने का पर्पज ये एक क्वेश्चन एथिक्स है। थर्ड क्वेश्चन है ये सिलेबस के किसी भी एरिया से, अच्छा क्वेश्चन 2 के अंदर ना 2 प्रोफेशनल मार्क्स भी होते हैं, प्रोफेशनल मार्क्स भी 2 होते हैं। क्या मतलब है इस बात का, प्रोफेशनल मार्क्स का मतलब होता है लेट्स से 8 नंबर का अकाउंटिंग इशू है, 10 नंबर की एथिक्स है, लिखना 18, वो 2 नंबर आपके उस एथिक्स का पार्ट आपने कितना अच्छा लिखा है, क्या आपने सारे एथिक्स के मसले निकाले, क्या सारे आपने एक्शन बोले, कितना अच्छा लिखा है आपने, कितनी क्वालिटी का आंसर लिखा है, उसमें 2 नंबर ये एक्स्ट्रा है आपकी 20 के अंदर 18 नंबर लिखने, 2 नंबर आपके इस क्वालिटी के लिखने, क्वेश्चन 3 25 मार्क्स का, अगेन अदर कोर्स एरिया कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, नॉर्मली अकाउंटिंग का क्वेश्चन होता है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है, नॉर्मली नॉर्मली इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। क्वेश्चन 4 के अंदर वो हमेशा अदर एरिया डालता है, क्वेश्चन 4 के अंदर हमेशा वो इन्वेस्टर एनालिसिस डालता है, मतलब ये जो मैंने सस्टेनेबिलिटी, इंटीग्रेटेड, APMs, करंट इश्यूज, ये जो इस तरह की चीजें नहीं लिखा ली, पूरा क्वेश्चन उसे नहीं बनाएगा, 10 12 नंबर अकाउंटिंग के होंगे इधर भी, 10 12 नंबर इधर भी अकाउंटिंग के होंगे, लेकिन अदर एरियाज भी होंगे 10 12 नंबर के, और इधर भी 2 प्रोफेशनल मार्क्स है, लिखना आपने 96 नंबर, 96 मार्क्स का है पेपर, 96 मार्क्स का पेपर लिखना है, ये 4 नंबर कहीं ना कहीं कंबाइंड है, क्वेश्चन 2 में 2 नंबर है और एक क्वेश्चन 4 में 2 नंबर है। और आई रिपीट, पेपर पैटर्न की जब मैं डिस्कशन कर रहा हूं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, 3 hours 15 minutes का ये पेपर है। अगर मैं बात करूं 195 मिनट्स बनते हैं, अगर हम बात करें ना टाइम पर मार्क या मिनट्स पर मार्क, टोटल मिनट बनते हैं 195, 3 घंटे 180, 15 195 डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स, आप देखो 1.95 मिनट्स हैं आपके पास पर मार्क। तो अगर आप 10 नंबर की क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हो ना, 10 नंबर की रिक्वायरमेंट, तो यू हैव टू मेक श्योर इतने टाइम में आपका वो अटेम्प्ट क्वेश्चन हो जाना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट इज द की। 1.95 मिनट्स पर मार्क है, तो 19.5 मिनट्स में आपके 10 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, ये आपने आदत बनानी है प्रैक्टिस करते वक्त, जितना इस टाइम में होता है मूव ऑन करना है, क्योंकि अक्सर पेपर कंप्लीशन ना होने की वजह से बच्चे का पेपर रह जाता है। पी सीरीज की एक सिंपल टिप या टेक्निक ये है कि पेपर कंप्लीट करके आना। बहुत सारे बच्चे समटाइम अंडर राइटिंग कर जाते हैं, समटाइम ओवर राइटिंग कर जाते हैं, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन पी सीरीज। मेरी बात गौर से सुनना, आपको समटाइम रिक्वायरमेंट नहीं आएगी ना 8 नंबर का, उसमें स्टैंडर्ड पूछ रहे हैं लीजेस का,
आपको नहीं आता, 2-3 लाइनें लिख के छोड़ के चले जाओगे आगे। लेकिन आगे 4 नंबर का उसने इंटेंजिबल पूछा है, आपको आता है, उसमें आप बहुत ज्यादा लिख दोगे। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कितना लिखना है। एक अच्छा पॉइंट 1 नंबर लेके देता है आपको। जहां आपको ज्यादा नॉलेज आती है, नंबर कम है, ज्यादा नॉलेज लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर या ओवर राइटिंग नहीं करनी। सम टाइम अंडर राइटिंग कर जाते हो, 8 नंबर के लिए 8 पॉइंट लिखने थे, आप 4 लिख के गए। सम टाइम 4 नंबर की रिक्वायरमेंट है तो 3 पॉइंट होने, 4 4 पॉइंट होने चाहिए। आपको आता था, आपने पूरा छाप के आगे। ये काम नहीं करना आपने, क्योंकि नंबर 4 ही मिलेंगे चाहे कितना भी लिख के आओ। प्लीज इन बातों का खास ख्याल रखना है। आई रिपीट, एसबीआर के अंदर कंटेंट तंग नहीं करेगा। इट इज ऑल अबाउट द पेपर टेक्निक। हाउ वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हमने पेपर कंप्लीट किया है। कंटेंट का इशू नहीं है। एग्जामिनर का पर्पस भी कंटेंट चेक करना नहीं है। एग्जामिनर का मेन पर्पस है आपकी एप्लीकेशन। एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है एसबीआर के पेपर के अंदर कि इवन आपका गलत आंसर भी समटाइम आपको नंबर अर्न करके देगा, पता है। ये पी सीरीज की अनोखी बात है कि गलत आंसर, बट यू हैव टू एक्सप्लेन प्रॉपरली, आपको नंबर मिल जाएंगे। ये एक सरप्राइजिंग बात भी है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर खुद कह रहा है मेरा पर्पस नॉलेज नहीं, मेरा पर्पस बच्चे का तरीका देखना है। क्या बच्चे को सिचुएशन समझ आ रही है? क्या बच्चा अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर रहा है? क्या उस टाइम जो अपनी बात कर रहा है, क्या वो उसको जस्टिफाई कर पा रहा है? तो आपको नंबर मिल जाते हैं। एग्री? सर ये पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब अगेन अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो देखें, नंबर 1, कोर्स ओवरव्यू की अगर हम बात कर लें, और रही बात, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑलमोस्ट एसीसीए के अंदर, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने खुद 2018 में ज्वाइन किया एंड 4 साल अब मुझे कंप्लीट होने वाले हैं कि मैं इस फील्ड में फुल टाइम टीचर, फुल टाइम टीचिंग ही कर रहा हूँ। शौक था, पैशन था एक टीचिंग का, तो मैं उसी को ही फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं सब्जेक्ट से रिगार्डिंग डिस्कशन करूं तो मैंने आपको बताया दीज आर द एरियाज। ये मैंने जो एनालिसिस और अदर एरियाज एक ही बात है, वो जो मैंने आपको वहां अदर एरिया लिखा है ना, वो सारा इसमें आता है। एपीएम, स्ट्रेटेजिक, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये सारे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, सिंगल एंटिटी के अकाउंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ग्रुप अकाउंट्स, एनालिसिस, एथिक्स, करंट इशू। पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा, प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट, ज्यादातर ग्रुप अकाउंट्स होंगे। क्वेश्चन 2, एथिक्स प्लस अदर एरियाज कोर्स के ओवरऑल। क्वेश्चन 3 एंड 4 कहीं से भी आ सकते हैं। हाँ, इन दोनों में आपने बात याद रखनी है, क्वेश्चन 2 में भी 2 प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं, और इसी तरह ये जो आपके पास है, इसमें भी 2 प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं। डन हो गया? रिसोर्सेज, स्टडी अब से आपने रीड लाजमी करनी। ज्यादा टाइम रीडिंग पे नहीं लगाना दिस पेपर इज अ प्रैक्टिकल पेपर। आपने ज्यादा एम्फेसाइज इसमें प्रैक्टिस पे करना है। अगर कोई स्टैंडर्ड कोई नॉलेज पढ़ते हो, कोशिश करनी है उसके प्रैक्टिस करनी है। तो स्टडी हब एंड कैपलन किट, क्लास नोट्स में आपको साथ साथ दूंगा। टेक्निकल आर्टिकल आपने पेपर से 3 वीक्स पहले शुरू करने पड़ने। और जितनी ज्यादा सीबी के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे, एसीसी का अपना प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, मैं आपको एसबीआर के पेपर का भी एक दिखा देता हूं, आपको एक टच दिखा देता हूं तो आपको आइडिया हो जाए कि पेपर कैसा होगा। अगर मैं एसबीआर का पेपर ओपन करूं तो सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे ओपन है ये। तो ये देखें, एग्जिबिट्स को मैनेज करना इज ऑल्सो द की। एग्जिबिट्स का मतलब इंफॉर्मेशन दी होगी, ये इंफॉर्मेशन इनमें। ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ये रिक्वायरमेंट्स है 30 नंबर की। 5 नंबर के लिए आपने एक्सप्लेन करना है कुछ। 10 नंबर के लिए डिस्कस विथ कैलकुलेशन, डिस्कस विथ कैलकुलेशन। लेकिन
नंबर के लिए प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट को एडजस्ट करना है, जो मैं कह रहा था। अभी तक 10 नंबर की है, ये स्प्रेडशीट दी हुई है ऑलरेडी ड्राफ्ट, ये प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट है। इस स्प्रेडशीट के अंदर ऑलरेडी बनी हुई है, अकाउंट्स बनाए हुए, आपने इसमें ऑलरेडी एडजस्टमेंट करनी है, आपने इसमें एडजस्टमेंट करनी है। ऑलरेडी स्प्रेडशीट यहाँ पे भी दी है, इसमें आपने प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट है, इसके अंदर आपने एडजस्टमेंट करनी है। इसके अंदर आपने देखें डमी एंटर डेटा, जो करेक्शन है, हो सकता है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कोई चीज ज्यादा लिखी हो तो आपने रिमूव करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा 30 मार्क्स का। एक ही टाइम पे मल्टीपल एग्जिबिट्स को आपको मैनेज करना आना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। यू वांट टू ओपन दिस, यू हैव टू इशू ओपन दिस। दोबारा इस पे वापस जाना है, इस पे क्लिक कर लिया, तो एक ही टाइम पे मल्टीपल स्क्रीन ओपन होंगी। एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल, जैसे हम कंप्यूटर है ना, इसी तरह आपको शफल करना आना चाहिए कि इसका इंफॉर्मेशन इधर कैसे यूज करनी है। वर्ड की डिस्कशन के लिए वर्ड होगा, क्वेश्चन 1 होगा आपका। क्वेश्चन 2 एथिक्स वाला होगा, 20 नंबर का। नंबर की कोई रिक्वायरमेंट है, 8 नंबर के लिए देखो एथिकल इश्यूज है 8 नंबर के लिए। इसमें 2 नंबर प्रोफेशनल मार्क्स पे है, इसके अंदर 2 प्रोफेशनल मार्क्स पे ये रहे, सब एथिक्स के साथ। क्वेश्चन 3 और 4 25-25 नंबर का होगा। ये क्वेश्चन 3 है 25 नंबर का, डिफरेंट इश्यूज है इसमें, ये पूरा एक डिफरेंट इश्यूज है 25 नंबर के। क्वेश्चन 4 में फिर 2 नंबर प्रोफेशनल के होंगे, 25 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन 2 प्रोफेशनल मार्क्स ये देखो, ये रहे नीचे, 2 प्रोफेशनल मार्क्स है। एग्रीड? एनी कंफ्यूजन? एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं, दीज आर द रिसोर्सेज जो आपके लिए नेसेसरी है फॉर दिस पेपर। कैप्लन किट इज द की। प्लस एसीसीए के अपने स्टडी पास पेपर्स हैं, उनको हम साथ साथ लेके चल रहे होंगे। बहुत सारे रीसेंट पास पेपर ऑलरेडी किट में अपलोडेड है, तो इसलिए मैंने पास पेपर्स को अलग से नहीं लिखा, पास पेपर्स पे हम एम्फेसाइज करते हैं। जितनी ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा सिनारियों से आप गुजरे हुए होगे, टाइम का खास ख्याल रखना है। मैंने क्या बोला है कि अगर 8 नंबर की कोई रिक्वायरमेंट है, आप अपने पास पहले प्लान करोगे। इस पेपर के अंदर ना पी सीरीज में प्लानिंग इज द की। पहले आपने प्लानिंग करनी है, स्टेप 1। 10 नंबर की रिक्वायरमेंट है ना, आपने प्लान कर लिया कि 19 मिनट्स है मेरे पास, 19.5, 30-40 सेकेंड्स लगेंगे इस प्लानिंग पे। प्लान कर लिया कि अच्छा ये तरीका है, इस तरह मैंने लिखना है। स्टेप 2, अप्लाई करना है। अब आपने पढ़ना है, रीड करना है, रीड के बाद साथ साथ अप्लाई करना है। रफ शीट को भी यूज करना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर रफ शीट, अगर रफ शीट को, क्योंकि हम स्टूडेंट जो एशियन है ना, वो लिख के ज्यादा चीजें सही अच्छी करते हैं, तो रफ शीट पे लिख के करोगे ना, उससे यह कि आपका आंसर बेहतर प्लान करके आओगे, बेहतर अच्छा लिख के आओ। रेपिटेशन को अवॉइड करना है। एक बार जो लिखिए ना, उसको दोबारा रिपीट करके पे, वो जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे पाकिस्तान में, पेज भर के आओगे तो नंबर मिलेंगे, ऐसा इसी से कुछ भी नहीं है। फिर आई थिंक क्लास के लिए बस आपने मेक श्योर करना है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। क्लास टाइमिंग का खास ख्याल रखना है। पंक्चुअलिटी इज द की। चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, विद यू आर नॉट गुड स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टर या स्ट्रेटेजिक मैनेजर इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द टाइम। यू आर द लीडर, you are going to lead the, let's say, that type of, so if you are not going to be punctual तो इम्पैक्ट पड़ेगा। डिस्ट्रप्शन को अवॉइड करना है, ग्रुप डिस्कशंस को मेंटेन करना है, ग्रुप बनेगा उसमें एक्टिवली डिस्कशन करनी है, क्लास के डेकोरम को मेंटेन करना है। डन हो गया? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर, लेट्स से पेपर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कोई भी आपका क्वेश्चन, कोई भी अभी तक आपने बात ऐसी सुनी हुई हो जिसका आपको आंसर चाहिए हो? यस, दोबारा अपना क्वेश्चन करें। जी, उसके सिर्फ नंबर कटेंगे, सिर्फ उसके नंबर कटेंगे, इट डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद अदर पार्ट्स। और एक और एसीसी का ना मार्किंग स्कीम बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा वो है, अफेक्टिव है, कि एक चीज का अगर एक एक बार नंबर कट गया ना, तो वो बात चीज जितनी बार जहां पे भी रिपीट हो रही है ना, दोबारा नंबर नहीं कटे। वो ऑन फिगर रूल अप्लाई। फर्दर एनी क्वेश्चन? 50% से अबव है, 50%, 49, 50%, बहुत मजे का पासिंग रेशो।
बड़ा मजे का पेपर है, इसमें आपको लर्निंग अच्छी खासी होती है। इसको तरीका इसको तैयार करने का सिंपल यही है, प्रैक्टिस अ लॉट, डू नॉट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन रीडिंग। से रीडिंग में इतना टाइम लगा ना, ज्यादा एक्चुअल चीजें, एक्चुअल क्वेश्चन दे के ना अपने आप को, आपने अगले 2 महीने तक, आज हमारे 16 दिसंबर है और आपका पेपर है अराउंड 4 या 5, में भी 4 या 5 मार्च को, मार्च के फर्स्ट वीक में आपका पेपर है। तो हमारा कोर्स 16 फेब तक खत्म हो जाएगा। सही है, 16 फेब तक हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि अगले 2 ढाई महीनों में यू आर एक्टिंग एज अ रिपोर्टर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टर। एनालिसिस करना है आपने, और जब भी कोई क्वेश्चन करोगे तो आपने अपने आप को ये बताना है कि मुझे अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूं। इस तरह की आदत बनाओगे ना तो आप पेपर के लिए इवेंचुअली रेडी हो जाओगे। डन हो गया। फर्दर हम कल से प्रॉपरली अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। कल मैं आपको एथिक्स का टॉपिक समझाऊंगा पहले, जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 8-10 नंबर का आता है नॉर्मली, और कल से ही हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लें क्लास में रिगार्डिंग एथिक्स। तो कल से हम अपना क्लास, बाकी बच्चे भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, तब तक कल से हम अपनी क्लासेस, बाकी अपनी जो भी आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह है उसको आप देख लें। डन हो गया। एनी क्वेश्चन? चले, कल होती है फिर मुलाकात आपसे। आज ओरिएंटेशन था बेसिकली।